हेलो बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं डिमांड फंक्शन। बच्चों डिमांड फंक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड फंक्शन, और क्वेश्चन आ सकता है फैक्टर्स ऑन विच डिमांड इज डिपेंडेंट, या क्वेश्चन आ सकता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है। बच्चों ये किसी भी वे में टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है, तो प्लीज इसके तीनों नाम आप नोट करिए। इसको डिटर्मिनेंट्स क्यों कहा गया? बिकॉज ये वो चीजें हैं जिससे डिमांड डिटरमाइन होती है। इज दैट क्लियर? तभी इसको डिटर्मिनेंट्स कहा गया। तभी इनको फैक्टर्स कहा गया बिकॉज डिमांड सिर्फ प्राइस पे डिपेंडेंट नहीं होती, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसको डिमांड फंक्शन इसलिए कहा गया बिकॉज मैं अब लिखने जा रही हूं डिमांड फंक्शन। डी डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ, मैं लिख रही हूं पहले फिर आपको एक एक करके बताऊंगी ये क्या है। तो मैंने क्या लिखा? डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई ओ। ये है क्या? सबसे पहले आपको डिमांड फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट इज डिमांड फंक्शन? फंक्शनल रिलेशनशिप। ये कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं लिख दिया मैंने, प्लीज घबराइए मत। ठीक है, तो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स determinants on which demand is dependent, दोबारा से फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल क्यों कहा? बिकॉज डिमांड फंक्शन करेगी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन होगी। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द चेंज इन वन ऑफ द फैक्टर ऑन विच डिमांड इज डिपेंडेंट, दैट इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। इसलिए तभी इसको क्या कहा गया? डिमांड फंक्शन का नाम दिया गया। क्लियर हुआ? तो बच्चों ये डिमांड फंक्शन की डेफिनेशन मैंने बोली है, आपने लिख ली होगी, होप सो। दोबारा बोल रही हूं अगर नहीं लिखी तो, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑन विच डिमांड इज डिपेंडेंट। डन हुआ? तो मैंने इसको इरेज कर रही हूं जो मैंने पहले नोट किया था, बिकॉज अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों जब भी आप डिमांड फंक्शन के बारे में लिखो पढ़ो तो आपको सबसे पहले जो आपने ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज की हैं उसको बताना है ये हमने क्या यूज किया। पीएक्स क्या होता है? एक सेकेंड। पीएक्स होता है प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। खुद के कमोडिटी के प्राइस को पीएक्स बोला जाता है। पीआर क्या होता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स कितने टाइप के हैं अभी हम एक्सप्लेनेशन में करेंगे। Y स्टैंड्स फॉर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, T स्टैंड्स फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, E स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर, और O में आ जाता है अदर फैक्टर्स। आपने भी नोट कर लिया होगा होप सो। तो ये हमारे डिटर्मिनेंट से हम इसकी एक एक करके एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहला डिटर्मिनेंट है हमारा Px। क्या है? Px। उससे भी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूं, वो ये है कि जब भी हम ये फैक्टर्स करेंगे ना, और इसमें सबसे पहला फैक्टर करेंगे दैट इज पीएक्स करेंगे, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी की बात करेंगे, दूसरे फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हुए चलना है। ठीक है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, और जब हम अदर फैक्टर्स करेंगे तो खुद का प्राइस कांस्टेंट मान के चलना है। इज दैट क्लियर? बट हर
हर केस में 3 बार बोल दिया मैंने, हर केस में अपने प्रोडक्ट की क्या देखनी है, डिमांड। अपने प्रोडक्ट की क्या देखनी है, डिमांड। अपने प्रोडक्ट की डिमांड देखनी है। इज दैट क्लियर? तो पहला फैक्टर है हमारा पीएक्स। पीएक्स क्या होता है? प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। बच्चों प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी स्टार्ट ही कैसे करना है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स एंड इफ प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। मैंने इसको एरो फॉर्म में लिख दिया, बट पहले आपको स्टेटमेंट लिखनी है और फिर ये आपको डायरेक्शन दिखानी है। समझ आ गया? क्या बोलेंगे मेरे साथ? दोबारा बोलिए। अदर थिंग्स रिमेनिंग constant, if price rises demand falls and if price falls demand rises। और यहीं से आपके पास आ जाएगा that means there is inverse relation between price and quantity demanded। कैसा रिलेशन हुआ? इनवर्स रिलेशन। किसके बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। डन हुआ? देन हमारा नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेंट। वो क्या है? पी आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बच्चों रिलेटेड गुड्स कितने टाइप के होते हैं? रिलेटेड गुड्स 2 टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूट और दूसरे हुए कॉम्प्लीमेंट्री। रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आ रहे हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? दीज आर दोज गुड्स, बोलिए मेरे साथ, व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स? दीज आर दोज गुड्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। मैंने यहां पे इसके शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं, प्लेस ऑफ ईच अदर। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? दीज आर जॉइंटली डिमांडेड गुड्स, जो इकट्ठे डिमांड किए जाते हैं। जैसे कि ब्रेड एंड बटर, रिफिल एंड पेन, कार एंड पेट्रोल। सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल क्या है? टी एंड कॉफी है, पेप्सी एंड कोक है। क्लियर हुआ यहां तक? तो पहले मैंने ये बता दिया। अब बात आई कि मेरे प्रोडक्ट का, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जब हम दूसरे फैक्टर्स पे पहुंच जाएं तो हमने खुद का प्राइस क्या मानना है? कांस्टेंट, सेम, कोई चेंज नहीं है। फिर भी डिमांड हमारी अप डाउन होगी। क्यों? क्योंकि उसके रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज आएगा। तो बच्चों सपोज हमने लिया पेप्सी एंड कोक, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस सेम है। क्या है? सेम है, फिर भी उसकी डिमांड में चेंज आ रहा है। तो पहले अपने प्रोडक्ट का मानो तो सही, कौन सा प्रोडक्ट है हमारा? हमने कहा हमारा प्रोडक्ट पेप्सी है, बट उसका रिलेटेड, उसका सब्स्टिट्यूट गुड क्या है? कोक है। तो मैंने अपने प्रोडक्ट की क्या देखनी है? डिमांड, दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? अब कोक के प्राइस के चेंज की वजह से पेप्सी की डिमांड में चेंज आएगा। कैसे? देखिए, अगर कोक का प्राइस बढ़ जाता है तो कोक पीने वाले भी पेप्सी पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। और ऐसे ही अगर प्राइस इसका गिर जाता है तो पेप्सी पीने वाले भी कोक पीने की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो डिमांड इसकी गिर जाएगी। दैट मीन्स रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट्स के केस में, किस केस में? सब्स्टिट्यूट्स के केस में कैसा रिलेशन हुआ? देयर इज पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। यू विल हैव टू राइट इट। तो सबसे पहले आप बताएंगे रिलेटेड गुड 2 टाइप के, इसमें सब्स्टिट्यूट गुड होता क्या, उसकी डेफिनेशन, फिर आप एक एग्जांपल लेंगे और फिर बताएंगे कि सपोज इसका प्राइस बढ़ता है कोक का तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, बताने के बाद आप ये डायरेक्शंस बता सकते हो, फिर इसके बाद आप इनका रिलेशन बताएंगे। ये स्टेप्स आपको कवर करने हैं। एंड यहां तक क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से हैं? जॉइंटली डिमांडेड गुड्स हैं। इसको भी हम एग्जांपल की फॉर्म में लेंगे, लाइक रिफिल एंड
पेन। मैंने कहा मेरा प्रोडक्ट, कि हमने हर केस में क्या देखनी है, डिमांड देखनी है। मेरा प्रोडक्ट सपोज इस केस में रिफिल है, तो मैं इसकी डिमांड देख रही हूं, पेन का प्राइस देख रही हूं। पेन का प्राइस अगर गिर जाता है, कम हो जाता है, अच्छे पेन का, ठीक है, अब अच्छे पेन का प्राइस कम हुआ, ज्यादा सेल होगा तो उसकी रिफिल भी ज्यादा यूज होगी, और रिफिल ज्यादा यूज होगी तो हम उसकी रिफिल फिल कराएंगे, और उसकी डिमांड रिफिल्स की बढ़ जाती है। डन हुआ। दैट मीन्स दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस गिरने की वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए, ऐसे गुड्स को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहा जाता है। और ऐसे ही सब्स्टिट्यूट्स को हम इस फॉर्म में भी ले सकते हैं कि अगर दूसरे प्रोडक्ट्स के प्राइस गिरने से मेरे प्रोडक्ट की डिमांड गिर जाती है, तो ऐसे गुड्स कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स। डन हुआ। और इसी के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री में आपको मैं रिलेशन तो बता दूं, इसके अंदर यहां पर नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन। देन हमारा थर्ड डिटर्मिनेंट आ रहा है, दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। वाई था ना हमारा, वाई क्या होता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बच्चों इनकम के केस में एक जनरल सी बात फिर से बता रही हूं, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ी है फिर भी डिमांड के ऊपर इंपैक्ट आएगा, ठीक है। तो इनकम के केस में जनरल सी थ्योरी है हमारी, इनकम ज्यादा होती है तो कंज्यूमर डिमांड क्या करता है, ज्यादा करता है। तो इनकम ज्यादा, डिमांड ज्यादा, इनकम कम, डिमांड कम। तो ये पहले टाइप के गुड्स हैं इस केस में, इनको कहा जाता है नॉर्मल गुड्स, और इनको इसी वे में डिफाइन किया जाता है, जिन गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है इनकम के ज्यादा होने से, वो हमारे नॉर्मल गुड्स होते हैं। दैट मीन्स व्हाट आर नॉर्मल गुड्स, दीज आर दोज गुड्स which have positive relation with the income, यहां तक डन हुआ। दैट मीन्स इनकम ज्यादा, डिमांड ज्यादा, इनकम कम, डिमांड कम। क्लियर। बट सारे गुड्स ऐसे नहीं होते, कई बार इनकम के बढ़ने से उनकी डिमांड गिर जाती है और इनकम के गिरने से उनकी डिमांड बढ़ जाती है। भैया ये क्या हुआ, ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। क्या बोलते हैं, इंफीरियर गुड्स। ठीक है, तो what are inferior goods? These are those goods which have inverse relation with the income, which have inverse relation with income। और नॉर्मल में कैसा था, पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, तो इंफीरियर गुड्स का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देती हूं। एग्जांपल है, इसको डेफिनेशन में मत ले लेना, जो बच्चा अक्सर गलती करते हैं, वो है अनब्रांडेड गुड्स का। व्हाट आर अनब्रांडेड गुड्स? अनब्रांडेड गुड्स मतलब जिनका कोई ब्रांड नहीं है, तो होता क्या है, इनकम कम थी तो उनकी डिमांड अनब्रांडेड की ज्यादा थी। हम डिमांड अनब्रांडेड की देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इनकम बढ़ी तो लोगों ने अनब्रांडेड की डिमांड कम कर दी। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड पे शिफ्ट हो गए अब। ठीक है, तो अनब्रांडेड गुड्स क्या हो गए, छोड़ दिए गए, तो वो इंफीरियर गुड्स बन गए। प्लीज डोंट राइट, कहीं से ये मत सुन लेना इंफीरियर गुड्स बैड क्वालिटी के गुड्स होते हैं। इंफीरियर गुड्स इकोनॉमिक्स के टर्म्स में वो गुड्स होते हैं जिनका इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। तीसरे टाइप के गुड्स इसी के अंदर आते हैं जिनका कोई रिलेशन नहीं होता, नो रिलेशन विद इनकम। और वो गुड्स कौन से होते हैं, वो गुड्स होते हैं नेसेसिटीज। नेसेसिटीज क्या होता है, नेसेसिटीज वो गुड्स होते हैं जिनका कोई रिलेशन नहीं होता। वी कंज्यूम इट अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और वो कौन से हैं नेसेसिटीज, कोई भी ले सकते हो। लाइक एग्जांपल है सॉल्ट। ऐसा नहीं होता ना कि मेरी इनकम ज्यादा है तो मैं ज्यादा नमक खाऊंगा, या फिर मेरी इनकम तो कम है
मुझे जरूरत तो थी किसी और मेडिसिन की, बट क्रोसिन का पत्ता 6 रुपए का आता है तो मैं वही यूज करूंगा। ऐसा नहीं होता ना। हाँ, तो नेसेसिटीज के केस में, या मुझे भूख लगी थी, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो मैंने 6 रुपए का क्रोसिन का पत्ता ही खा लिया, ऐसा नहीं होगा। तो बच्चों, नेसेसिटीज के केस में कोई रिलेशन नहीं होता इनकम के साथ। तो बच्चों, इसके आगे के डिटर्मिनेंट्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।